अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है और जो लोग ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं उनके लिए ये स्पेशल टॉपिक होगा। आज हम पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन वर्सेस डिसइंफेक्शन के। उसमें एक बहुत ही अहम क्लासिफिकेशन है, वो है स्पोल्डिंग्स क्लासिफिकेशन। आप लोगों ने शायद इसके बारे में नाम सुना हो, लेकिन ये हम रोज़मर्रा में इस पे वर्क ज़रूर कर रहे हैं। हम जो भी ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं तो उसका ताल्लुक़ इस स्पोल्डिंग क्लासिफिकेशन से ज़रूर पड़ेगा, और डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन से तो उनका वास्ता है ही है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि स्टरलाइजेशन क्या होती है और डिसइंफेक्शन क्या होती है। स्टरलाइजेशन आप सबको पता है कि जितने भी जरासीम हैं उनको मार देना, प्लस उनके एंडोस्पोर्स भी जो किल कर देना, इसको कहते हैं स्टरलाइजेशन। जबकि डिसइंफेक्शन में एंडोस्पोर्स नहीं मरते बल्कि जरासीम मर जाते हैं। ठीक है, अब पहले हम डिसइंफेक्शन को डिस्कस करते हैं। डिसइंफेक्शन जो है वो 3 तरह की होती है। हाई लेवल डिसइंफेक्शन भी है, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन भी है, और लो लेवल डिसइंफेक्शन भी है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहले हाई लेवल डिसइंफेक्शन क्या चीज़ है। हाई लेवल डिसइंफेक्शन का मतलब है कि तमाम बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब को मार दिया जाना। ठीक है, वो कहता है कुछ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट ऐसे होते हैं जो एंडोस्पोर्स को भी मार देते हैं। अगर एंडोस्पोर्स को भी मार देंगे तो मतलब वो स्टरलाइजेशन भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन वो कुछ केमिकल है, लेकिन उसमें एक्सपोजर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम ग्लूटाल्डिहाइड की बात करें तो कम से कम 12 घंटे अगर हो उसके अंदर हम कुछ रखेंगे तो 12 घंटे में वो उसको स्टरलाइज करेगा। ठीक है, इसके बाद है इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन। इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन क्या करती है? किल मोस्ट बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई और नॉन क्रिटिकल आइटम। द प्रोसेस डज नॉट अटैक एंडोस्पोर, इट इनएक्टिवेट ट्यूबरक्लोसिस। यानी इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन में क्या होगा? बैक्टीरिया भी मर जाएंगे, वायरस भी मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये एंडोस्पोर नहीं मार सकेगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं मारेगा। और जो ट्यूबरक्लोसिस के जरासीम हैं उनको मार नहीं सकेगा, उनको सिर्फ इनएक्टिवेट कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लो लेवल डिसइंफेक्शन। लो लेवल डिसइंफेक्शन में क्या है? जितने भी वेजिटेटिव बैक्टीरिया होते हैं इन सबको मार देता है, और लीस्ट रेजिस्टेंट वायरस जैसे कि HIV भी, ये भी लीस्ट रेजिस्टेंट ही होता है, इन सबको ये मार देते हैं। ये लो लेवल डिसइंफेक्शन में होती है। ठीक है, अब बात आ गई कि ये डिसइंफेक्शन जो है कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। यानी हमने हाई लेवल डिसइंफेक्शन कहाँ करनी है, स्टरलाइजेशन कहाँ करनी है, लो लेवल डिसइंफेक्शन कहाँ करनी है, ये बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब हमें दिया है स्पोल्डिंग क्लासिफिकेशन। ये एक अर्ली एज स्पोल्डिंग एक साइंसदान है, तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। इसने एक क्लासिफिकेशन दी जिसको स्पोल्डिंग क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी 3 क्लासिफिकेशंस हैं। वो कहता है क्रिटिकल आइटम्स, सेमी क्रिटिकल आइटम्स और नॉन क्रिटिकल आइटम्स। 3 ही किस्म के होते हैं ना आइटम्स, क्रिटिकल होते हैं, सेमी क्रिटिकल होते हैं और नॉन क्रिटिकल होते हैं। तो इसके बारे में उसने बताया। ये 1968 में इसने एक क्लासिफिकेशन जो है ये बनाई थी, जिसको CDC जो हमारा सेंट्रल डिजीज़ ऑफ कंट्रोल है, इसने क्या क्या मॉडिफाई करके अभी तक ये इम्प्लीमेंट हम करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम आ जाते हैं क्रिटिकल आइटम्स। वो कहते हैं क्रिटिकल आइटम कौन से होते हैं? वो ऐसे आइटम जो हमारे म्यूकोजल बैरियर को क्रॉस कर जाएं, यानी कि हमारी स्किन को कट कर दें कि हमारे म्यूकोज़ा को कट करें और एंटर हो जाएं अंदर टिश्यू के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे अगर हम ऑपरेशन कर रहे हो तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ जाते हैं? बैरियर कट करके अंदर जाते हैं। जैसे अगर हम लेप्रोटमी कर रहे हैं तो पेट के अंदर जाएंगे, यानी टिश्यू स्किन कट रही है इसमें। ठीक है, तो या म्यूकोज़ा कट रहा है, उसके बाद जो है ना वो अंदर जा रहा है। जैसे कि हमारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंडोस्कोप के, जैसे हम लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं या लैब अपेंडिक्स करते हैं, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट कहाँ जा रहे हैं? ये इनसाइड द बॉडी कैविटी जा रहे हैं।
तो इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसी ऑपरेशंस में या ऐसे किसी भी टेक्निक में या ऐसे किसी भी प्रोसीजर में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे उन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल आइटम्स। ठीक है, अब वो कहते हैं जो क्रिटिकल आइटम्स है ना, इसको लाजमी तौर पर स्टरलाइज होना चाहिए, ये स्टरलाइज होने चाहिए। ठीक है, चाहे आप स्टीम ऑटोक्लेव करें, जो ऑटोक्लेव करें जो स्टीम से होती है, या फिर आप उसको केमिकल, अगर आप केमिकल डिसइंफेक्शन केमिकल से यूज़ करते हैं तो आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देना पड़ेगा और उसको स्टरलाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि क्रिटिकल आइटम स्टरलाइज। आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारे पंजाब में, हम तो आपने भी यही देखा होगा कि जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं, जैसे कि लेप्रोस्कोपिक स्पेशल ऑपरेशन हो रहे होते हैं, उनमें वो इंस्ट्रूमेंट्स को, जो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, आधे घंटे बाद निकाल देते हैं और यूज़ करा देते हैं। ये मेथड गलत है। ठीक है, ये डिसइंफेक्शन तो करते हैं ये सॉल्यूशंस, लेकिन स्टरलाइजेशन नहीं करते। और स्पोल्डिंग ये कहता है कि जब तक कोई भी क्रिटिकल आइटम अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको आपको 100% स्टरलाइज करना चाहिए। ठीक है, इसके आगे मैं थोड़ा सी डिटेल भी बताऊंगा केमिकल्स के बारे में भी, अभी सिर्फ हम इसको पढ़ते हैं। दूसरा वो बता रहा है सेमी क्रिटिकल आइटम्स। ठीक है, वो कौन से होते हैं? वो कहते हैं कम इनटू कांटेक्ट विद इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर रिक्वायर्ड हाई लेवल डिसइंफेक्शन। अच्छा, वो कहता है कि कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन के साथ और हमारे म्यूकोज़ा के साथ जो है ना कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि हम मुंह के ज़रिए डालते हैं क्या, लेरेंजोस्कोप। ठीक है, हम अपने एसोफेगस में पेशेंट के डालते हैं, एंडोस्कोप हो गया। ठीक है, एसोफेगोस्कोप हो गया, क्लोनोस्कोप हो गया। ठीक है, सिस्टोस्कोप हो गया। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं स्किन को कट करके नहीं जा रही, म्यूकोज़ा के अंदर रह रही हैं, इन्वेड नहीं कर रही अंदर। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने क्या करना है, हाई लेवल डिसइंफेक्शन करनी है उनकी। ठीक है, अब जो सॉल्यूशंस हम यूज़ करते हैं एंडोस्कोपी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सिस्टोस्कोपी में भी यूज़ कर सकते हैं इनको। हम अपने जैसे लेरेंजोस्कोप के ब्लेड्स हैं, हमारे मास्क हैं, एम्बो बैग्स हैं, जो भी चीज़ें हम इनको इनमें जो है वो हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि क्रिटिकल आइटम्स जितनी भी स्किन को, जैसे हम कहते हैं ना सिरिंज है, सिरिंज भी हमारे स्किन को कट करके अंदर जा रही है, उसको भी स्टरलाइज होना ज़रूरी है और वो स्टरलाइज आती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नॉन क्रिटिकल आइटम्स। अच्छा, नॉन क्रिटिकल आइटम्स कौन कौन से हैं? वो ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे स्किन के साथ अटैच होते हैं बस, जैसे कि हमारे बीपी कफ हो गए, हमारी SpO2 प्रोब हो गई। ठीक है, इनको हमें लीलन है, कौन से वाली, आम फर्नीचर्स वगैरह है, बेड पेन्स हैं, ईटिंग यूटेंसिल्स है, कहते हैं इनके लिए लो लेवल डिसइंफेक्शन ही बहुत है। ठीक है, समझ आई। स्पोल्डिंग क्लासिफिकेशन बहुत ही अहम क्लासिफिकेशन है, इसका हर ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले बंदे को ज़रूर आनी चाहिए। अब थोड़े से मैं केमिकल्स के बारे में बताऊंगा। अब लोग बहुत सारे जो है ना वो यूज़ करते हैं केमिकल्स डिसइंफेक्शन के लिए, जैसे कि स्पेशली हमें प्रॉब्लम होता है जो हम लेप्रोस्कोपी के इक्विपमेंट यूज़ करते हैं ना, उनको कैसे स्टरलाइज़ किया जाए। अब आप ये देखें, इसमें अल्कोहल जो है वो स्पोरोसीडल नहीं है। ठीक है, ये तो यूज़ हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद आ रहे हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स भी स्पोरोसीडल नहीं है। ठीक है, ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ग्लूटरल्डिहाइड जो है ये स्पोरोसीडल है, ये देखिए। ठीक है, ये स्पोरोसीडल है, लेकिन 10 घंटे रिक्वायर हैं स्पोर्स को मारने के लिए। ठीक है, ऐसे साइडेक्स है, ये भी स्टरलाइज करता है, लेकिन 10 घंटे रिक्वायर है, स्पोरोसीडल तब बनेगा। ठीक है, इनमें जो सबसे कम टाइम लेता है ना, सबसे कम, वो है परसिटिक एसिड। परसिटिक एसिड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 20 मिनट, 12 से 30 मिनट लेता है और सारे स्पोर्स को भी मार देता है, तमाम वायरस बैक्टीरिया सबको मार देता है। यानी कि
अगर हम लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कराना चाह रहे हैं केमिकली स्टरलाइज करके, तो हमें परसिटिक एसिड बेस पे सोल्यूशन लेना चाहिए। ये 12 से 30 मिनट में मारेगा, बाकी सब तो आधे 12-12 घंटे 10-10 घंटे चाहिए उनके लिए, ठीक है। लेकिन जो आइडियली जो है वो हमें प्लाज्मा स्टरलाइजेशन करानी चाहिए, क्योंकि जो लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये जो है वो ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन आजकल मार्केट में ऑटोक्लेवेबल इंस्ट्रूमेंट भी आए हुए हैं, तो अगर आप ऑटोक्लेव की फैसिलिटी है आपके पास और आपके पास ऐसे हैं जो हीट रेजिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आपको लाजमी इनको स्टरलाइज ही करना चाहिए, ठीक है। तो बस आज इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो केमिकल इंडिकेटर्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो, को आपका सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।